Hello friends, welcome to my channel Fresh Start, a platform to connect and support. Today I bring for you part 1 of videos on top 1000 general science MCQs which are asked in different competitive examinations. So please go through these questions as it will help you in your coming examinations. Question number 1 is penicillin is extracted from, options are yeast, algae, fungus and lichen. So answer is fungus, which is also called mold. Penicillin is a broad spectrum antibiotic. Okay, so it is used to treat wide variants of bacteria. Now moving to the next question. Which is the effect of antigen in an ill person? So options are it increases the production of WBC, it increases the production of antibiotics, it increases the production of antiserum against bacteria, and last, it prevents the growth of bacteria. So answer is it increases the production of antiserum against bacteria. कैसे? अब देखिए एंटीजेंस जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड में जो बी सेल्स पाए जाते हैं उनको स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए. बी सेल्स बेसिकली अ टाइप ऑफ WBCs होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं और ये बी सेल्स जब स्टिमुलेट होता है तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है. ये एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, सो ये जब आपने देखा होगा कि जब वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है. बेसिकली वैक्सीनेशन में इनएक्टिव बैक्टीरिया को या किल्ड बैक्टीरिया को या उनके एंटीजेंस को हमारे ब्लड में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये एंटीजेंस हमारे बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन के लिए. ये एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ये प्राइमरी रिएक्शन है. अब नेक्स्ट टाइम अगर फिर से उसी बैक्टीरिया का अगर हमारी बॉडी में इन्वेशन होता है, वो हमारे ब्लड में एंटर करता है, तो ये एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को जो कि बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट है उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है. ये सेकेंडरी रिएक्शन कहलाता है. ओके, सो इसका आंसर होगा इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया या एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बैक्टीरिया. यहाँ पे एंटीबायोटिक लिखा है इसलिए हमने इसको नहीं टिक किया है. Okay, now next question. Which among the following helps in circulation of blood? Options are erythrocytes, blood platelets, monocytes, lymphocytes. So answer is lymphocytes. कैसे? अब हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के अलावा एक लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी होता है. ओके, तो लिम्फोसाइट्स का जिसमें मेन रोल है. तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हमारे बॉडी में सेल्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, जो एक्सेस फ्लूइड हैं उनको ड्रेन करके लिम्फेटिक सिस्टम में ले जाता है और वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम इन फ्लूइड को ब्लड सर्कुलेशन में डाल देता है. तो इस तरह से ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following elements increases the absorption of water and calcium in plants? Options are manganese, boron, copper and molybdenum. So answer is boron. Boron helps in absorption of water and calcium in plants. Okay. Now next question. For which diode is used? Options are modulation, oscillation, amplification, purification. So answer is purification. कैसे? So basically diode क्या है? Diode is a device which allow passage of current in one direction. Okay, so diode can be also used as a rectifier which can convert AC current into DC current and it helps in separation of modulated signals. ठीक है, तो जो डायोड है वो उनका एक फंक्शन ये भी है कि वो जो सिग्नल्स जैसे कैरियर वेव्स जो होती हैं उनके ऊपर सिग्नल्स जाते हैं. ठीक है, तो उन सिग्नल्स को वो सेपरेट करती है. एक तरह से देखा जाए तो ये प्यूरिफाई करती है. ठीक है, तो डायोड इन सब में से ना तो मॉड्यूलेशन करे क्योंकि वो सेपरेट करे, ना ही ऑसिलेट करी, वो वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाती है, और ना ही एम्प्लीफिकेशन करिए, ये जस्ट सेपरेट करिए, प्यूरिफिकेशन कर रही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion? So options are Dr. Homi J. Bhabha, Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Raja Ramanna, Dr. P.K. Iyengar. So answer is डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये कौन थे? ये हमारे इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस आर भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनस्टैट IA। सो आंसर इज आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था जो कि इंडियन स्पेस इसरो ने लॉन्च किया था, बट ये रशियन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। जो पहला सैटेलाइट हमारे ये जो हमारा PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसने लॉन्च किया था पहला सैटेलाइट, वो रोहिणी था। ठीक है, रोहिणी, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था सक्सेसफुली इन द ऑर्बिट। ओके, और ये जो सैटेलाइट है ये हमारे इंडिया मेड लॉन्च व्हीकल SLV के थ्रू हुआ था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू, और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following types of coal produces most heat per unit? ओके, सो most heat per unit कौन प्रोड्यूस करेगा? जो जितना ज़्यादा प्योर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा। ओके, तो इन सब में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में है? एंथ्रासाइट में। आंसर हो गया हमारा एंथ्रासाइट। इसमें 86 to 96% कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following waves is used for communication by artificial satellites? Microwaves, radio waves, amplitude modulation, frequency of 10 to the power 16 series. Now communication by artificial satellites, तो इसका आंसर होगा माइक्रोवेव्स। देखिए, माइक्रोवेव्स की टेंडेंसी होती है टू पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर। ओके, और जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो उनके कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है, और रेडियो वेव्स किस लिए यूज़ किया जाता है? उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए जो कि हमारे अर्थ के लोअर ऑर्बिट पे हैं, उनके कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, in which of the following we find difference in the sounds made by sitar and veena? Options are pitch, quality, both, none. Answer is quality. Okay, तो सितार और वीणा में क्वालिटी का डिफरेंस होता है, उनके साउंड में क्वालिटी का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements is not correct? First, sound travels in a straight line. Okay, sound travels like waves, sound is a form of energy, sound travels faster in vacuum than in air. Okay, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर, क्योंकि ये गलत है। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल कर ही नहीं सकता। ओके, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। Now next question, what happens when a ray of light enters slab of glass from air? Options, its wavelength decreases, its wavelength increases, its frequency increases, no change occurs in wavelength and frequency. So answer is its wavelength decreases. Okay, कैसे? जब भी कोई लाइट रे ऑफ लाइट एंटर करती है फ्रॉम लाइटर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो उसकी स्पीड थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ जो है हमारी वो डिक्रीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच रीज़न
The larger iceberg melts down from lower surface instead of upper surface. Options are: the lower surface of the melting iceberg remains hot. The ice of lower surface is not pure. Due to more pressure in lower surface, the melting point of ice decreases. The ice at upper surface is different. So, the answer is due to more pressure in lower surface, the melting point of ice decreases. कैसे? अब देखिए, होता क्या है, अगर कोई आइस है, ठीक है, कोई आइसबर्ग है, अगर उस पर प्रेशर लगाएं तो जाहिर सी बात है ऊपर की कंपैरिजन में नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब एक इनका प्रिंसिपल है कि आइस जो होता है वो प्रेशर को रेसिस्ट करता है. अब प्रेशर लगा रहे हैं तो अगर ये इसको रेसिस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए अपना एरिया, जो सरफेस एरिया है, वो रिड्यूस कर देगा. ठीक है, तो क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया होता है. अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा. प्रेशर ज़्यादा है, इसे प्रेशर रिड्यूस करना है तो उसे अपना एरिया कम करना पड़ेगा. एरिया कैसे कम होगा? आप जानते हो कि आइस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन कंपैरिजन टू वाटर. तो ये क्या करेगा, ये आइस अपना मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा सो डैट ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो सके. इसलिए इसका ऑप्शन होगा ड्यू टू मोर प्रेशर इन लोअर सरफेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which wood will become useless soon after exposing in open air? Options are softwood, wetwood and hardwood. So the answer is wetwood. क्यों? क्योंकि wetwood में 25% वाटर कंटेंट होता है, 25% और मोर वाटर कंटेंट होता है. तो जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके सड़ने के. So the wetwood can get rotten soon after exposing in open air. Okay, next question. Which among the following is a large spectrum antibiotic? Options are paracetamol, penicillin, ampicillin, chlorphenicol. So the answer is ampicillin. Ampicillin is basically a broad spectrum antibiotic which can destroy both the gram positive as well as gram negative bacteria. Next question. What is found in frequency modulation? And options are frequency, fixed frequency, fixed dimension, change in frequency and dimension, change in dimension only. So the answer is fixed dimension. Because in frequency modulation, basically information or signal is carried on a carrier frequency. And carrier frequency is that frequency which is having very high frequency but fixed amplitude. So fixed amplitude means fixed dimension. So in what is found in frequency modulation is the fixed dimension. So the question is, the dimension of which of the following is same as that of impulse? Options are volume, momentum, torque and change in the rate of momentum. So answer is change in rate of momentum. कैसे? Because momentum is basically mass into velocity. Okay, and impulse is change in momentum. So here option is change in the rate of momentum. This will be the answer. Which among the following is the fundamental quantity? Volume, time, velocity, force. So answer is time. फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट. जैसे टाइम, लेंथ. तो बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो हैं टाइम, लेंथ, मास, amount of substance, electric current,
luminous intensity, 1 2 3 4 5 6, and last one is temperature. Okay, so there are 7 fundamental quantities. So time will be the answer. Next, beryllium sulfate is less soluble in water due to, options are high inflammable energy, low energy of dissociation, low inflammable energy, ionic band. So answer is high inflammable energy. How? Basically beryllium sulfate is having high inflammation energy. Second thing, not low energy of dissociation, and ionic bond. This is ionic band, but in beryllium sulfate there is high inflammation energy, low energy of dissociation, and ionic bond. So low energy of dissociation leads to less solubility in water, and ionic bond, which forms a strong molecular force of attraction, inhibits its solubility in water. But of these three, high inflammable energy is the best answer for beryllium sulfate, not soluble in water. Next question. What is the name of that system which uses radioactivity to decide the period of materials of prehistoric period? So options are radium dating, uranium dating, carbon dating, deuterium dating. Answer is कार्बन डेटिंग, जिसे हम कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं. ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं. तो इसमें होता क्या है, कार्बन डेटिंग में हम कार्बन के ही एक आइसोटोप को यूज़ करते हैं जिसे हम रेडियो कार्बन बोलते हैं. प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी एज जानने के लिए, मतलब वो किस टाइम पीरियड के हैं वो जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं. ओके, और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. करंट इज मेड हार्ड विथ cement is made hard with, options are dehydration, dissociation of water, hydration and dissociation of water, polymerization. So answer is hydration and dissociation of water. अगर आप सीमेंट को जस्ट आप खुला भी छोड़ दोगे ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड क्लाइमेट अगर हो उसमें, तो भी वो सीमेंट हार्ड होने लगता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a ring of metal is heated, what happens to its hole? Now the options are expand, contract, it expands or contract according to its diameter, and last, it expands or contracts according to its coefficient of expansion. So answer is, what happens to its hole? It expands. देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है, मान लो जैसे ये रिंग है, ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है रिंग का, ये होल है. अब अगर मैंने इसको हीट किया तो क्या होगा कि इस मेटल्स की प्रॉपर्टी है एक्सपैंड करने की, ये एक्सपैंड करेगा, क्या फैलने लगेगा आउटवर्ड की तरफ. ये इस तरफ फैलना चाहिए, ये इस तरफ फैलना चाहिए, बट होता क्या है कि ये बस इसी तरफ फैलता है, इस तरफ नहीं फैलता है. उसका रीज़न क्या है कि अगर ये इस तरफ फैलने लगा तो क्या होगा, ये इस तरह से होने लगेगा. ओके, अगर ये इस तरह से होने लगा मतलब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे, इसके जो पार्टिकल्स थे, वो एक छोटे से पार्ट में एग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब वो प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, वो और क्लोज आ रहे हैं. बट एक्सपेंशन में ये नहीं होता है कि पार्टिकल्स क्लोज आएँ, इसलिए वो इस तरफ मूव करने के बजाय वो अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. इसलिए इसका जो डायमीटर है, इनर डायमीटर जो होल का साइज़ है वो इंक्रीज करेगा, ये एक्सपैंड करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If the diameter of a capillary is doubled, then the rise of water in it will be,
2 टाइम्स हाफ, 4 टाइम्स नो चेंज। तो अगर डायमीटर डबल हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा। प्रिंसिपल है ये कि द radius of capillary is inversely proportional to rise of water column। ओके तो अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया तो ये हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट, why the needle of iron swims on water surface when it is kept gently? Options are it will remain under the water when it will displace more water than its weight due to surface tension, the density of needle is less than that of water, and last due to its shape। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके तो सरफेस टेंशन क्या है? बेसिकली सरफेस टेंशन जो होता है वो ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। इसके कारण क्या होगा कि देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर आता है तो वो उसको जल्दी अपने अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, ड्यू टू मोर कोहेसिव फोर्स ऑफ द वाटर। सो अब क्या है कि अगर आप जेंटली रखोगे तो क्या होगा कि वो नीडल ऑलरेडी बहुत लाइट है एंड जेंटली प्लेस्ड है, तो उससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा कि द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द नीडल प्लेस्ड ऑन द वाटर सरफेस इज मच लेस। ठीक है, बहुत कम है कि वो उसे डुबा सके देन वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सिंक नीडल। ठीक है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ ए स्टार इज 2 times the mass of the sun. How it will come to an end? Okay, so options are neutron star, black hole, white dwarf, red giant. Answer is neutron star. Okay, तो इसमें होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन स्टार, अगर कोई भी स्टार है जो कि मतलब 1.4 to 3 टाइम्स ऑफ सन के मास के बराबर है, 1.4 to 3 टाइम्स ऑफ सन मास है, तो वो अल्टीमेटली न्यूट्रॉन स्टार में एंड होता है। ठीक है, और अगर वो 3 टाइम्स ऑफ सन मास से भी ज़्यादा है तो वो किस में? ब्लैक होल में एंड होगा। ठीक है, बट अगर वो सन के मास के इक्विवेलेंट या उससे कम है तो वो आइदर वाइट ड्वार्फ या रेड जायंट में एंड होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग इट? फर्स्ट, they fall with that ultimate velocity which are different for different droplets. They fall with same ultimate velocity, their velocity increases and they fall with different velocity on the earth. Their velocity increases and they fall with same velocity on the earth. So answer is they fall with that ultimate velocity which are different for different droplets. ठीक है, मतलब अगर ग्रेट हाइट से काफ़ी ऊंचाई से अगर रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो डिफरेंट स्पीड से गिरेंगे। ठीक है, अलग अलग ड्रॉपलेट्स के अलग अलग स्पीड्स हो सकते हैं। अब कैसे? देखो, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ग्रेट हाइट से गिरने के कारण उनकी वेलोसिटी तो बहुत तेज़ होगी। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंट स्पीड से क्यों गिर रहे हैं अलग अलग ड्रॉपलेट्स? उसका रीज़न है या तो उनका शेप, एरोडायनेमिक शेप हो सकता है, या डिफरेंट, मतलब शेप एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न है क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेन ड्रॉप। मान लो ये रेन ड्रॉप है, अगर उसका शेप जो है वो एरोडायनेमिक शेप है तो चांसेस है कि इस पर जो फ्रिक्शन होगा एयर का वो बहुत ही कम होगा, तो वो इजीली गिर सकेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें रेन ड्रॉप का, ये क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला डायामीटर, ये थिकनेस, ये, तो इस पर जो हमारा एयर का प्रेशर लग रहा है, जो रेसिस्टेंस लग रहा है इस एयर ड्रॉप पे, वो डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करने को। मतलब कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा
तो इस पे ज़्यादा रेसिस्टेंस लगेगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो कम रेसिस्टेंस लगेगा। तो मतलब डिपेंड कर रहा है इसकी एरोडायनेमिक शेप, मतलब शेप पे, और दूसरी चीज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है, तो ये रीज़न है डिफरेंट स्पीड्स ऑफ डिफरेंट ड्रॉपलेट्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओके, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है? ऑप्शन है एनर्जी इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज देन इज एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज नाइदर रिलीज्ड नॉर एब्सॉर्ब्ड। सो आंसर इज, अगर कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। ठीक है, हमेशा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। लेकिन अगर कोई भी केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ ऑप्शंस ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरोपेटाइट एंड हाइड्रोलिथ। सो द आंसर इज ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। ओके, तो हमारे जो बोन्स हैं वो और जो टीथ हैं वो ट्राई कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। इस ट्राई कैल्शियम फोस्फेट को हम BPL भी कहते हैं, मतलब बोन फोस्फेट लाइम, बोन फोस्फेट ऑफ लाइम। ओके, BPL, बोन फोस्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज अफेक्ट्स वुमेन ईजिली देन दैट ऑफ मैन? ऑप्शंस आर हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस, जॉइंट आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। देखिए ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, इसमें बहुत सारे लोग आर्थराइटिस टिक करेंगे, बट इसका आंसर जो है वो हार्ट अटैक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजीली वर्ड आ रहा है। अब क्यों वो बताती हूँ। देखिए हार्ट अटैक क्यों होता है वुमेन्स में इजीली? क्योंकि जो वुमेन का हार्ट है वो कंपैरेटिवली मेन के हार्ट से थोड़ा सा स्मॉलर होता है साइज़ में। ठीक है, अब अगर स्मॉलर है इन साइज़ में तो उसको ब्लड पंप करना है, 1 मिनट में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करना है ताकि उसकी पूरी बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट कर सके। तो उतने ही ब्लड को जो एक बड़ा हार्ट पंप कर सकता है कम बीट पे, कम फोर्स से, वो छोटे हार्ट को जो थोड़ा साइज़ उसका छोटा होगा तो उसको फोर्सफुली पंप करना पड़ता है। ठीक है, तो वुमेन के हार्ट को एक तो फोर्सफुली पंप करना पड़ता है ब्लड को, मतलब उसके मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, फोर्सफुली वर्क करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़, अगर स्ट्रेस लेते हैं वुमेन या मैन, तो अगर वुमेन स्ट्रेस लेती हैं तो उनका पल्स इंक्रीज़ होता है। पल्स मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हार्ट बीट इंक्रीज़ होता है, मतलब उनकी दिल और भी तेज़ से पंप करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैन स्ट्रेस लेते हैं तो बेसिकली उनकी जो हार्ट की से जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, आर्टरी निकल रही हैं, या आर्टरीज जो हैं वो मेनली हल्की सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। नैरो होने के कारण ऑटोमेटिकली उनका बीपी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो बीपी हाई करने के लिए उनको पल्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट स्लाइड कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा वुमेन्स प्रोन है हार्ट अटैक के। तो ये हार्ट अटैक का पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क्स? So options are magnetic image making, thermal image making, electrostatic image making or electromagnetic image making. So answer is electrostatic image making. अब ये कैसे? देखो फोटोस्टेट मशीन, आप जब भी फोटोस्टेट करवाने जाते हो, कि मेनली सब लोग गए ही होंगे, ठीक है, तो जब आप फोटोस्टेट करवाने के लिए ओरिजिनल पेपर आप देते हो, उसे क्या करता है, वो एक ग्लास के एक स्लैब पे रखता है। ठीक है, फिर वो अपना फ्लैप बंद करता है और एक ग्रीन लाइट, आपने देखा एक लाइट पास होती है उस ओरिजिनल पेपर से। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब वो लाइट पास होती है पेपर के थ्रू, जो पेपर रखा है आपका उस पर लाइट पास हुई, तो ये लाइट नीचे जाती है, एक ड्रम रखा होता है, उस ड्रम के ऊपर उसकी लाइट पड़ती है। और ये जो ड्रम है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसकी जो कवरिंग है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, इस ड्रम की कवरिंग। तो जो इमेज से लाइट पास हो रही है, इमेज का जितना पार्ट इस ड्रम पे पड़ रहा है उतने पार्ट का कवरिंग जो है वो कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी, और वो अपने चार्जेस, जो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, वो लूज़ कर देता है। अब ये इसने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस लूज़ कर दिए और कंडक्ट करने लगा इलेक्ट्रिक करंट को। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो हमारा मशीन है उसमें ब्लैक पाउडर होता है, जिसके कारण ही तो आप में इमेज बन के आती है ना, फोटोकॉपी करवाते हैं, उसमें जो लिखा हुआ आता है वो ब्लैक पाउडर उसमें क्या करता है, वो ब्लैक पाउडर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है।
तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है और इसमें इस मशीन में एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो उसको हीट करके उस पार्टिकल्स को इस पर अधेड़ चिपका देता है। इसलिए आपने देखा होगा जो फोटोकॉपी के पेपर्स निकल के आते हैं वो थोड़े से गर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है वो मेनली इनका रोल है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग होता है। ठीक है, सो गाइज, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो and please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.